अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे केमिकल कंपाउंड के बारे में, डिफरेंट सेल्स की केमिकल कंपोजिशन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, एनाबॉलिज्म के बारे में और कैटाबॉलिज्म के बारे में। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। एक बायो है जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है वो केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट मौजूद हैं, केमिकल कंपाउंड मौजूद हैं और जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ये बायोकेमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर चंद प्रोसेस की बात करते हैं। फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। जिनमें वेरी फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लाइक प्लांट के अंदर, और सम बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, या ये एल्गी वगैरह, इनके अंदर ये केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और इस प्रोसेस से जो है वो एनर्जी जो क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, खुराक तैयार करते हैं। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों बेनिफिशियल हैं और एसेंशियल एलिमेंट हैं लाइफ के लिए। इसी तरह नेक्स्ट जो केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये तमाम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाजमी होता है, और रेस्पिरेशन जो है फोटोसिंथेसिस का अपोजिट रिएक्शन है, अपोजिट प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला के वो जो कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस में यूज हुए थे उन्हीं को दोबारा बनाना, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला के ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर करते हैं, और इसके साथ ही जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो है बॉडी के जो या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनको ड्राइव करने के लिए उनके लिए ज़रूरी होती है। इसी तरह नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि खुराक को खाना, और खुराक के खाने से लेके उस खुराक का जिस्म के हिस्सा बनने तक के जो प्रोसेस हैं उनको हम डाइजेशन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मस्कुलर कंट्रैक्शन, कि बॉडी किस तरह मूव करती है, किस तरह हरकत करती है और किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और इनमें कौन-कौन से जो हैं वो कंपाउंड या केमिकल एलिमेंट जो हैं वो अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। केमिकल कंपाउंड की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये केमिकल कंपाउंड हैं क्या? केमिकल कंपाउंड वो तमाम एलिमेंट या एटम या उनका ग्रुप हो। केमिकल जो कंपाउंड है वो एलिमेंट या एटम है या उनका ग्रुप है जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, उनको हम केमिकल कंपाउंड कहते हैं। इनके अगर टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप्स हैं केमिकल कंपाउंड्स की, एक है ऑर्गेनिक, दूसरी है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जिनके जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो सोर्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन जिनका बेसिक सोर्स नहीं होता, मतलब जो नेचुरली अक्रिंग 92 एलिमेंट हैं, इन दो एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम नियर अबाउट 90 जो हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अभी हमने बात की, और इनके जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी जो है एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। और उनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं जो बेसिक पार्ट है, बेसिक हिस्सा है। ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन होती है, उसका भी ये एक सोर्स है। इसी तरह हम बात करते हैं लिपिड की। लिपिड भी एनर्जी का सोर्स है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, बेसिक एलिमेंट हैं या एटम हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन हैं। और प्रोटीन की बात करते हैं तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये एनर्जी का सोर्स भी हो सकता है, और उसकी केमिकल जो कंपोजिशन है उसका भी एक सोर्स है। क्योंकि ये जो लिपिड और प्रोटीन है, ये सेल वॉल के, ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं दो से ही जो सेल मेम्ब्रेन है, या जो मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं सेल के अंदर, वो इन दो कंपोनेंट से ही मिलकर बनी होती हैं, और जो बहुत कम रेशियो में, बहुत कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। और अगर हम इनके एनर्जी सोर्स के हवाले से बात करें तो ये जो लिपिड है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी रखता है। 2.25 गुना ज्यादा एनर्जी होती है लिपिड के अंदर बनिस्बत के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो न्यूक्लिक एसिड आते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी एक एसेंशियल एलिमेंट है एक सेल की लाइफ के लिए। न्यूक्लिक एसिड को हम मजीद आगे डिवाइड करते हैं, जो कि डीएनए है और आरएनए है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इनका भी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स की टाइप है, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें जो बेसिक एलिमेंट्स हों वो कार्बन और हाइड्रोजन ना हों। उनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट जो है वाटर है, एसिड बेस हैं और साल्ट्स हैं। अच्छा, रिसेंटली हमने ये बात की कि कार्बन और हाइड्रोजन बेसिक कंपोनेंट हैं। ये उस वक्त बेसिक कंपोनेंट होंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जब ये दोनों लाजमी प्रेजेंट हों, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। अब जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं कि कार्बन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन मौजूद है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस तरह से जो सेपरेट ये दोनों एलिमेंट्स होंगे, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। इसी तरह अब हम देखते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिव जो व्यू है डिफरेंट सेल की जो कंपोजिशन है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल के दरमियान में हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि उनके अंदर जो मौजूद कंपाउंड्स हैं वो किस रेशो के साथ मौजूद होते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 70% मौजूद होता है, जबकि जो मेमेलियन सेल्स हैं उनके अंदर भी 70% ही मौजूद होता है, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हम प्रोटीन की बात करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% मौजूद होता है, जबकि जो मेमेलियन सेल हैं उनके अंदर 18% मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि 3% बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है और 4% जो है वो मैमल सेल के अंदर पाया जाता है। इसी तरह लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर 2% पाया जाता है और मेमेलियन सेल के अंदर 3% पाया जाता है। डीएनए की बात करते हैं, रिसेंटली हमने बात की, जो न्यूक्लिक एसिड है ये मजीद डिवाइड होता है डीएनए और आरएनए में। हम अगर डीएनए की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये 1% पाया जाता है। जो मेमेलियन सेल होता है उसके अंदर 0.25% पाया जाता है, कि मतलब 1% से भी बहुत कम, मतलब 1/4 0.25। आरएनए की बात करते हैं तो ये जो आरएनए है ये 6% पाया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और जो मेमेलियन सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये 1.1% पाया जाता है।
कि डीएनए की निस्बत ये आरएनए ज्यादा मौजूद होता है। इसी तरह हम ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम हैं, हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ये नियर अबाउट 2% बैक्टीरियल सेल के अंदर और 2% जो है वो मेमिलियन सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो आयंस हैं लाइक सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, क्लोरीन आयन है, आयरन है, इसी तरह के जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर रेशो देखें तो मेमिलियन सेल के अंदर भी 1% है और बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 1% ही मौजूद होती है। देन हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये मेटाबॉलिज्म क्या है? All chemical reaction take place in cell are collectively called metabolism। कि एक लिविंग सेल के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर मौजूद जो तमाम केमिकल रिएक्शन हैं उनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये पॉसिबल है कि जो केमिकल रिएक्शन हैं उनके उन केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे क्या वो कंपाउंड बन रहे हैं या टूट रहे हैं, हम दोनों को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, ये बात हमें पता होना चाहिए कि ये जो मेटाबॉलिज्म है ये क्यों जरूरी है, वह एसेंशियल मेटाबॉलिज्म, कि इस मेटाबॉलिज्म का बॉडी के अंदर क्या किरदार है, क्या रोल है। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल की जो बेसिक की है वो मेटाबॉलिज्म है। वो कैसे सर्वाइवल तो करता है मगर कैसे, किस तरह से वो सर्वाइव कर सकता है, इस मेटाबॉलिज्म को बुनियाद बनाते हुए उनमें अगर हम बात करते हैं तो सेलुलर मटेरियल के बॉडी फॉर्मेशन होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही वक्त में कई तादाद में अनगिनत सेल जो होते हैं वो उनकी डेथ भी हो रही होती है और उनकी जो न्यू कंपोजिशन है वो भी हो रही होती है। तो इस सारे जो बिल्डिंग और डिस्टॉर्शन या इस तोड़ने के अमल के लिए भी जो चीजें हमें रिक्वायर होती हैं, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और एलिमेंट या एटम की फॉर्म में हो, तो वो हम मेटाबॉलिज्म से ही हासिल करते हैं। दूसरा जो एक फैक्टर है वो है ऑब्टेनिंग एनर्जी, के बॉडी को चलने के लिए, बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हैं उनको परफॉर्म होने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है और वो जो एनर्जी होती है वो मेटाबॉलिज्म से ही हमें हासिल होती है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे से ही हमें जो है वो एनर्जी ऑब्टेन होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद केमिकल प्रोसेस हैं उनके फंक्शन करने के लिए लाजमी होती है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक बात आती है कि मेटाबॉलिज्म की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। वो कौन-कौन सी टाइप्स हैं? जो फर्स्ट वन है वो है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और दूसरी जो है वो है कैटाबॉलिज्म। अब हम इन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा-थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा-थोड़ा जानते हैं। उनमें एनाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होते हैं? एनाबॉलिज्म रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है इन विच सिंपलर substances are combined to form complex substances are called anabolism। कि वो रिएक्शन, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जिनके अंदर छोटे छोटे सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, कलेक्ट होते हैं, मिलते हैं और उनके नतीजे में जो है फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंस, के जो पेचीदा सब्सटेंस होते हैं उन पेचीदा सब्सटेंस को बनाते हैं कि छोटे-छोटे मॉलिक्यूल, छोटे-छोटे सब्सटेंस मिलके एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएं। तो ये जो रिएक्शन होंगे, इन रिएक्शन को, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, कि एनाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर होती है, हमें बतौर इनपुट एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। कैसे? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, के सूरज की रोशनी की और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये जो प्लांट होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करते हैं।
कि मतलब जो छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल थे, ये दोनों कलेक्ट हुए और इन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स और एक बड़ा जो सब्सटेंस है वो बनाया, जो कि ग्लूकोज है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो टाइप है उसको देखते हैं मेटाबॉलिज्म की, और उसका नाम है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? द रिएक्शन इन विच complex substance are split to form simpler substances called anabolism। कि वो रिएक्शन जिनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो टूटते हैं, और टूटने के बाद जो है वो सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं। कि जो आसान और छोटे-छोटे जो सब्सटेंस हैं वो बनते हैं, कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट जो है वो सिंपल और स्मॉल सब्सटेंसेस में। और इस तरह के ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इनको हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी इज रिलीज, कि इस प्रोसेस के अंदर जो है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी हमें बतौर आउटपुट हासिल होती है, कि एनर्जी खारिज होती है। और इस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में फिर हम जो लाइफ के जो दूसरे प्रोसेस हैं उनको चलाने में इसको यूज किया जाता है। अच्छा, ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है ये किस तरह के होते हैं? ये हैंड टू हैंड रिएक्शन होते हैं, कि एक सीरीज में चलते हैं, कि एक जो सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लूकोज 6 फास्फेट टूटा, इसी तरह आगे फिर एंड तक पायरोवेट में आता है, फिर ऑक्सैलिक एसिड में, फिर इसी तरह कर बिल आखिर ये ग्लूकोज एक जो सीरीज है रिएक्शन की उससे गुजरते हुए ये मजीद फिर सब्सटेंसेस में डिवाइड होते जाते हैं, कि एक बड़े जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं छोटू में, छोटे सब्सटेंस फिर मजीद कन्वर्ट, इसी तरह कन्वर्ट होते होते एक लंबी चेन बना देते हैं रिएक्शंस की। ये एक प्रॉपर्टी है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन की। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, के जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ग्लूकोज जो है एक लंबी चेन के रिएक्शन के साथ टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर, और इसके साथ ही एनर्जी हासिल होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में फिर बॉडी के जो दूसरे प्रोसेस हैं उनको चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।